नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पारिस्थितिकीय अनुकूलन के अंतर्गत जलोद्भिदों के बारे में अध्ययन करेंगे। जलोद्भिद यानी जल के अंदर उगने वाले पौधे अर्थात जल की बहुलता में पाए जाने वाले पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। अब जल की मात्रा के आधार पर या जल में उगने वाले पौधों की प्रकृति के आधार पर जलोद्भिद कई प्रकार के हो सकते हैं। जो इनका वर्गीकरण किया गया है उसके अनुसार सबसे पहला है निमग्न जलोद्भिद। निमग्न से तात्पर्य है कि ऐसे जलीय पौधे जो कि जल की सतह के नीचे अर्थात पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं और उनका जल सतह से बाहर अर्थात वायुमंडल से कोई संपर्क नहीं रहता है। तो ऐसे पौधे में तने सामान्यतः पतले, लंबे और लचीले होते हैं, जबकि पत्तियां छोटी होती है। जल निमग्न पौधों को हम पुनः अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। उसके अंतर्गत पहला है स्थिर निमग्न जलोद्भिद, यानी ये जो निमग्न जलोद्भिद है वह स्थिर है अर्थात इनकी जड़ें हैं जो जलाशय की तलहटी में या कीचड़ के अंतर्गत स्थिर रहती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो हाइड्रिला और वेलिसिनीरिया जो जलीय पौधे हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी निमग्न जलोद्भिद की जो कैटेगरी है वह स्वतंत्र निमग्न जलोद्भिद, यानी ये निमग्न जलोद्भिद है अर्थात जल की सतह के नीचे की तरफ होते हैं, जल में डूबे रहते हैं, लेकिन स्वतंत्र अर्थात इनकी जड़ें हैं जो मृदा में या उस जलाशय की तलहटी में स्थिर नहीं रहती हैं, अतः ये जल की धाराओं के साथ जल में डूबी हुई अवस्था में ही गतिशील बने रहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यूट्रिकुलेरिया एवं सिरेटोफिलम आदि पादप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब जलोद्भिद पौधों की जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्लावी जलोद्भिद। प्लावी का मतलब वो है तैरने वाले जलोद्भिद। तो इस समूह के जो पौधे होते हैं वो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। इस अवस्था में ये जल एवं वायु दोनों से अपना संपर्क बनाए रखते हैं। अब इस समूह के पौधे जल की सतह पर तैरते हुए होते हैं। अब तैरते हुए पौधे भी अपने जड़ों के द्वारा जलाशय की मृदा में स्थिर है या स्वतंत्र है, इसके आधार पर इनको दो उपश्रेणियों में बांटा गया है। पहला है स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद, यानी इस प्रकार के जो जलीय पौधे हैं वह स्वतंत्र रूप से अर्थात इनका जलाशय की तलहटी से अर्थात मृदा से कोई संबंध नहीं रहता है और ये स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरते हुए रहते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो एजोला, साल्विनिया, लेमना, वोल्फिया, पिस्टिया आदि प्रकार के जो पौधे हैं वह स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो प्लावी जलोद्भिद की श्रेणी है वो है स्थिर प्लावी जलोद्भिद, यानी इस प्रकार के पौधे जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मूल तंत्र अर्थात जड़ें हैं वो जलाशय में उसकी तलहटी में स्थिर रहती है। इस प्रकार के पौधों के अंतर्गत हम कमल यानी निलंबो, ट्रापा, वाटर लिली आदि के उदाहरण देखते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है जलोद्भिद की वो है जल स्थलीय या उभयचरी जलोद्भिद। इस वर्ग के जलीय पौधों में जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों के अनुरूप
इनमें लक्षण अर्थात अनुकूलन लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कहने का मतलब है कि इन पौधों का कुछ हिस्सा जल में डूबा हुआ और अधिकांश इनका जो भाग है वह वायवीय होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कीचड़ युक्त या दलदली आवासों के पादप इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। साथ ही जल के किनारों पर उगने वाले पौधों में स्तरीय पौधों के अधिकांश लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इस समूह के पौधों में राइजोम एवं जड़ें जल की सतह के नीचे कीचड़ में फंसी रहती है, जबकि पर्रो तंत्र का अधिकांश भाग वो है जो जल से बाहर की तरफ पाया जाता है। इसलिए उभयचरी जो पौधे हैं अर्थात जिनके अंतर्गत उनका जो प्लांट सिस्टम है जिसके अंतर्गत दोनों प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलते हैं हमें, जलीय और स्थलीय। तो इसलिए उभयचरी पौधों का जो जीवन चक्र होता है वो आंशिक रूप से मिजोफाइट्स एवं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के समान होता है। उदाहरण के रूप में बात करें तो रेननकुलस, मार्सिलिया, टाइफा, साइप्रस, जंकस आदि सभी पौधे हैं जो उभयचरी जलोद्भिद की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि इन जलीय पौधों के अंतर्गत कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप ये पौधे अपने जलीय आवास में अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जलीय पौधों के अंदर पाए जाने वाले अनुकूलन है उसके अंतर्गत है आकारिकीय अनुकूलन। आकारिकीय अनुकूलन के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले जड़। जब हम जड़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जलीय पौधों में जो जड़ें होती है वो रेशेदार, अपस्थानिक एवं शाखित प्रकार की होती है। इसके साथ ही साथ हमें इन पौधों में मूल कोटरिकाएं देखने को मिलती है। ये मूल कोटरिकाएं रूट केप के स्थान पर जड़ों पर पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं होती है जिनको हम रूट पॉकेट्स कहते हैं। मूल कोटरिकाएं ट्रापा एवं आइकोर्निया में हमें देखने को मिलती है। इसका जो काम है वो है मूल के अग्रभाग की सुरक्षा करना। जलीय पौधों के अंदर सामान्यतः जड़ों पर मूल रोम अनुपस्थित होते हैं क्योंकि जलीय पौधे पूर्ण रूप से जल के संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनमें मूल रोम का इतना ज्यादा उपयोगिता नहीं रहती है। श्वसन मूल कुछ पौधों जैसे चूसिया रेपेंस में दो प्रकार की जड़ें विकसित होती है। कुछ जड़ें तो सामान्य अपस्थानिक प्रकार की होती है, कुछ विशेष जड़ों की स्पंजी संरचना होती है जो पादप को उत्प्लावकता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इनका एक और प्रमुख कार्य है वो है श्वसन के लिए गैसों का विनिमय करने का, इसलिए इनको कुछ वैज्ञानिक है जो श्वसन मूल कहते हैं। वैसे हम देखा जाए तो आपने सुना होगा जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जो दलदली आवास में उगते हैं उन पौधों में विशिष्ट प्रकार की ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूलें हमें देखने को मिलती है जो भूमि की सतह के ऊपर खूंटों के रूप समान दिखाई देती है। ये मूलें जो श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। स्वांगीकारी मूल कुछ पौधे जैसे सिंगाड़ा में जड़ें जल की सतह से नजदीक होती है और इस प्रकार की जड़ों के अंतर्गत क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण ये जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में सक्षम होती है, अतः अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम स्वांगीकारी मूल कहते हैं। अब है स्तंभ। स्तंभ के अंदर पाए जाने वाले अनुकूलनों में हम देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि जलीय आवास में पाए जाते हैं तो जल धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, उनके प्रतिरोध को सहन करने के लिए
जलीय पौधों के स्तंभ कोमल, लचीले व कमजोर होते हैं। साथ ही साथ स्तंभ स्पंजी व प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं। तना जो होता है वो प्रकंद या भूविस्तारी के रूप में रूपांतरित पाया जाता है। कई जलीय पौधों में तना है जो चिरकालिक संरचना के रूप में कार्य करता है, यानी स्तंभ है जो कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं में प्रकंद जिसको या भूविस्तारी में रूपांतरित होता है। बाद में ही संरचना आगे चल करके इसके जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो पौधे के सर्वाइव करने का साधन बन जाती है, जिसके फलस्वरूप ये इन संरचनाओं के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखते हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये संरचनाएं अंकुरित होकर के पुनः एक नए पादप को जन्म देती है। पर्ण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जलीय पौधों में पर्ण पतली, कटी-फटी या रेखाकार होती है, क्योंकि जल धाराओं के प्रभाव को सहन करने के लिए उनसे कम प्रतिरोध हो, इस प्रकार की युक्ति को विकसित करने के लिए पत्तियों के अंदर एक विशिष्ट अनुकूलन पाया जाता है कि पत्तियां पतली होती है, साथ साथ कटी-फटी और रेखाकार होती है, जैसा कि हम देखते हैं वेलिसिनेरिया के अंतर्गत इस प्रकार की पत्तियों में विशेषताएं पाई जाती है। फिर है मोम व म्यूसिलेज की परत, अर्थात जलीय पौधे जो कि जल के अंदर डूबे रहते हैं, उन पौधों की पत्तियों और स्तंभ पर मोम और म्यूसिलेज की परत पाई जाती है। मोम और म्यूसिलेज की परत के पाए जाने के कारण पत्तियां पानी के अंदर सड़ने से बच जाती है। सामान्यतः जलीय पौधों की ऊपरी सतह पर मोम और नीचे वाली सतह पर म्यूसिलेज की परत हमें देखने को मिलती है। पर्णवृंत लचीला व लंबा, कई जलीय पौधे जो कि जल पर प्लावी अवस्था में पाए जाते हैं, उनका पर्णवृंत काफी लंबा होता है, जैसे आपने देखा होगा नीलंबू, निम्फिया आदि के अंतर्गत पर्णवृंत अत्यधिक लंबा और लचीला होता है। यह पर्णवृंत पौधे को जलीय सतह पर प्रकाश और वायु प्राप्ति के लिए अनुकूलन प्रदान करता है। पर्णवृंत स्पंजी व प्लायमान, जैसा कि हम देखते हैं जलकुंभी के अंतर्गत पर्णवृंत फूल जाता है और वो स्पंजी होता है और साथ ही साथ इसमें वायु भरी रहने के कारण ये उत्प्लावता अर्थात प्लायमान होता है। इसके बाद हम देखते हैं परागन, फल एवं बीज। प्राय जलीय पौधों में हम देखते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर परागन एवं फल तथा बीजों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया जलीय माध्यम के द्वारा ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार के पौधों के फल एवं बीज वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, जिसकी वजह से ये जल की सतह पर आसानी से तैरते हुए पाए जाते हैं। प्रायः जलोद्भिद पौधों में पुष्प जल की सतह पर या वायवीय रूप में पाए जाते हैं, किंतु कुछ पौधों जैसे हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया में पुष्प निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार इनमें जल परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन जिन पौधों में पुष्प जल की सतह पर या वायवीय रूप से पाए जाते हैं, जैसे निम्फिया और नीलंब में, उनमें परागण की क्रिया कीटों व अन्य प्राणियों के माध्यम से होती है। प्रजनन, अधिकांश जलीय पौधों में कायिक प्रजनन की परिवर्ती पाई जाती है, यानी जलीय पौधों के अंतर्गत जनरली उनके शरीर का कोई भी हिस्सा टूटने पर एक नए पादप का निर्माण करता है, अर्थात कायिक प्रजनन की है जो उनके अंदर प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। अभी तक हम बाह्य अनुकूलनों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जलोद्भिदों के अंतर्गत कौन कौन से आंतरिक अनुकूलन हमें देखने को मिलते हैं। आंतरिक अनुकूलनों की बात करते हैं हम तो सुरक्षा परत का ह्रास। जनरली हम देखते हैं कि मरुद्भिद जो अन्य पौधे होते हैं उनके अंतर्गत विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पर्ण आदि की बाह्य सतह पर अतिरिक्त
स्तर पाए जाते हैं जो आपके क्यूटिकल, है ना, या मोम, म्यूसिलेज जो भी होते हैं, ये है जो बाह्य परत की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं वह सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में कम समय या अर्थात नहीं के बराबर उन्हें सामना करना पड़ता है, इसलिए पौधों के अंतर्गत जो सुरक्षा परतें होती है, जो बाहर की तरफ जो अतिरिक्त कोशिकीय परतें होती है बाह्य त्वचा की बाहर की तरफ, उनका है जो अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ जलीय पौधों में आप संरचना के रूप में यहाँ देखोगे तो निम्फिया का जो पर्णवृंत आपको दिखाया गया है, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो पर्णवृंत के अंतर्गत वायु प्रकोष्ठों की आपको बहुलता देखने को मिलती है। ये जो वायु प्रकोष्ठ अर्थात जो एयर चैम्बर होते हैं, ये इन पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करने में सहायता करते हैं। यांत्रिक ऊतकों का ह्रास। यांत्रिक ऊतकों से तात्पर्य है कि पौधों को दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक, दृढ़ोतक प्रकार के ऊतक, तो इन ऊतकों की इन जलीय पौधों में हमें अभाव देखने को मिलता है। चौथा जो है वो है संवहन ऊतकों का ह्रास। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का मुख्य कार्य है जल एवं खनिज लवणों का भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। तो इन पौधों के अंतर्गत स्पेशली हम जब संवहन ऊतक जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, ये पौधे जलीय आवास में पाए जाते हैं, इसलिए अपने संपूर्ण सतह से जल का अवशोषण कर सकते हैं। इसलिए इन पौधों में संवहन ऊतकों का इतना अधिक विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं हम कार्यकीय अनुकूलन, यानी इन पौधों में कौन से ऐसे कार्यकीय अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जलीय अवस्था में अपनी दिनचर्या को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। जलोद्भिद पौधों को श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्लावी एवं उभयचारी जलीय पौधों के पादप शरीर तो वायु के सतत संपर्क में रहते हैं, लेकिन जल निमग्न पौधों को अपनी आवश्यकता हेतु जल में घुलनशील गैसों को ही प्राप्त करना जरूरी होता है। इसलिए इन पादपों के शरीर में एरेनकाइमा एवं एयर चैम्बर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें श्वसन व प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस है निष्क्रियत अर्थात बाहर निकलती है, ये वायु प्रकोष्ठों में संग्रहित कर दी जाती है, जिनका आगे चलकर इन उपापचयी क्रियाओं में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लिया जाता है। धन्यवाद।